Hello and welcome. This is Dr. Akriti on behalf of KD Campus standing in front of you all with a brand new session, an introduction and orientation for the NEET exam. No doubt this session is for the aspirants of NEET 21 and NEET 22, but it will be equally beneficial for the NEET 2020 aspirants as well. I believe जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो उसका इन एंड आउट एक एक इंट्रिकेट डिटेल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सारा इंफॉर्मेशन नीट से रिलेटेड एज वेल एज द स्ट्रैटेजी टू क्रैक द नीट एग्जाम्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नीट, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इज कंडक्टेड बाय द NTA, दैट इज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके थ्रू आप MBBS, BDS एज वेल एज वेरियस अदर मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। पर नीट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट को रेफर करोगे। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो मिसगाइड करते हैं रिलेटिंग टू एग्जाम टाइम, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम कितनी बार हो रहा है साल में, एक बार हो रहा है, दो बार हो रहा है। यू ओनली हैव टू रिलाई ऑन दिस वेबसाइट। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है। हर वो बच्चा जिसके पास क्लास 11th एंड क्लास 12th में बायोलॉजी है एज अ सब्जेक्ट इज़ एलिजिबल फॉर नीट एग्ज़ाम। नीट एग्ज़ाम के थ्रू आप काफ़ी सारे कोर्सेज में खुद को एनरोल कर सकते हो। आइए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज। सबसे पहला है MBBS, दैट इज़ बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। दूसरा BDS, दैट इज़ बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। फिर आता है आयुष। आयुष के अंडर काफ़ी सारे कोर्सेज कवर होते हैं। A से आयुर्वेदा, Y से योगा एंड नेचुरोपैथी, U से यूनानी, S से शीर्षा एंड H से होम्योपैथी। सबसे फाइनली आ गया BVSC एंड AH, दैट इज बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। इन चारों कोर्सेज में अगर आप एनरोल होना चाह रहे हो तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू गिव नीट एग्जाम एंड क्वालिफाई इट टू। फिर आती है सीट्स की बात। ऑल ओवर इंडिया में, मैं आपको पहले बता दूं ये सारा डेटा टेंटेटिव है, तभी मैंने यहाँ पे एक एस्ट्रिक मार्क लगाया है क्योंकि हर साल ये सीट्स बढ़ती हैं। फिलहाल के लिए जो डेटा हमारे पास है अराउंड 79,000 सीट्स MBBS के लिए है। अपार्ट फ्रॉम दिस 1200 सीट एम्स में है एंड 200 सीट्स जिपमर में हैं। नीट एग्ज़ाम इस बार सारा जो भी एम्स जिपमर है सब कुछ कंबाइन करके एक साथ हो रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली इतनी सीट्स हैं जो MBBS के लिए हैं। फिर आती है बात BDS की। 27,000 सीट्स हैं BDS के लिए। आयुष के लिए जो मैंने आपको बताया, इन 5 कोर्सेज में टोटल 52,720 सीट्स हैं। एंड फाइनली वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री मिलाकर टोटल ऑफ 525 सीट्स हैं। एक और मज़े की बात जान के आपको हैरानी होगी कि इस साल 16 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख लोगों ने नीट का फॉर्म भरा है। आप बहुत ईजिली कंपटीशन का अंदाज़ा लगा सकते हो। लुक एट द नंबर ऑफ सीट्स एंड लुक एट द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, 16 लाख। तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको टू कम अंडर दिस कैटेगरी, इन इतने लोगों को पछाड़ के। अब मैं कुछ पर्टिकुलर्स की आपको बात करने जा रही हूँ जो नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि नीट एग्ज़ाम जो है इट इज़ हेल्ड वंस अ ईयर। अभी तक ये साल में एक बार ही होता है, ऑल्दो बातें चल रही हैं कि शायद आने वाले टाइम में ये साल में 2 बार हो जाए, बट जैसा मैंने आपको बताया कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। एंड सारी कंफर्मेशन कहाँ से आपको मिलेगी? नीट के वेबसाइट से मिलेगी अगली साल की। दूसरी बात, अभी तक एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में है, दैट इज़ पेन पेपर मोड। 3 आवर्स का एग्ज़ाम है एंड इंडिया में अराउंड 539 कॉलेजेस हैं जो नीट का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब आई बात ये कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सब्जेक्ट्स क्या हैं और वेटेज क्या है। तो आप जब नीट एग्ज़ाम अटेम्प्ट करोगे तो आपको टोटल 180 क्वेश्चंस का आंसर करना है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो टोटल हो गया आपका 720 मार्क्स। एक और मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं, 720 तो टोटल मार्क्स है, बट इफ़ यू वांट एडमिशन 600 क्रॉस करना आपको ज़रूरी है। और अगर आपका टारगेट
एम्स है तो ये आपका रिपोर्ट कार्ड कुछ ऐसा दिखना चाहिए, 680/720 अप्रॉक्सीमेट। दिस इतना आपको कम से कम लाना होगा एम्स जाने के लिए। अब आई बात वेटेज की। आप देख पा रहे हो कि फिजिक्स यहाँ पे 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चंस एंड बायोलॉजी 90 क्वेश्चंस। तो 180 क्वेश्चंस में 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के हैं, यानी 50% ऑफ द चंक जो है वो आपका बायो कॉन्स्टिट्यूट करता है। नो डाउट बायो आपको सिलेक्शन दिलाएगा, बट आपकी रैंक कौन इम्प्रूव कराएगा? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो ऑल थ्री ऑफ देम आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। बायो की एक और ख़ास बात है कि आप जो यहाँ पे पढ़ोगे वो आपको, आप मेडिकल स्कूल में जाओ या डेंटल स्कूल में जाओ, वहाँ पे भी बहुत काम आएगा। एनिमल फिजियोलॉजी का एक पूरा अलग से सब्जेक्ट है, बीट आपके मेडिकल स्कूल या आपके डेंटल स्कूल के फर्स्ट ईयर में। अब आई बात आपकी मार्किंग स्कीम की। तो अगर आप एक सही आंसर करते हो, यू स्कोर अ +1, -1 इफ़ यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन और वो आपने गलत कर दिया। अब इसका लॉजिक मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपने कोई आंसर गलत किया तो आप करेक्ट आंसर के तो मार्क्स लूज कर ही रहे हो, साथ में एक इनकरेक्ट आंसर का भी मार्क लूज कर रहे हो, तो आप टोटल -5 के डेफिसिट में चले जाते हो। वहीं अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता और आपने उसको छोड़ दिया तो आपको उस क्वेश्चन के 0 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एंड नेगेटिव मार्किंग से भी बहुत ज़्यादा रैंक नीचे जाती है। अब आई बात एलिजिबिलिटी की। एज लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको 17 ईयर्स का होना चाहिए ताकि आप नीट एग्ज़ाम दे पाओ। दूसरी बात, अपर एज लिमिट भी अब कर दी गई है, बहुत सालों तक ये नहीं थी, बट अब नीट एग्ज़ाम में अपर एज लिमिट इज़ 25 ईयर्स। ऑल्दो डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन नीट दे सकता है। अब आई सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसका सब लोग वेट कर रहे थे, और ये है जो मैंने कहा था कि इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द नीट 2020 एस्पिरेंट्स। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, बुक्स टू रीड। ऑल्दो आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट, बट मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है दैट इज़ NCERT। आप देखो, कहीं से भी आपने सुना होगा कि यहाँ से इजी क्वेश्चंस, यहाँ से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, कुछ भी आप देख लो, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वन सिंगल थिंग दैट इज़ NCERT। तो NCERT आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, क्लास 11th की, क्लास 12th की। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी आपके पास सबसे लेटेस्ट एडिशन ऑफ NCERT होनी चाहिए, प्रेफरेबली हार्ड कॉपी फॉर्म में। हार्ड कॉपी फॉर्म में इसीलिए क्योंकि आपको मार्क करना, याद करना, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखना एक जगह, उससे एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। बट सॉफ्ट कॉपी भी रखिएगा अपने पास, क्योंकि कई बार होता है कि आप कहीं अचानक से प्लान बना, आप ट्रैवल कर रहे हो, बुक आपके पास नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू द सॉफ्ट कॉपी पर लेटेस्ट एडिशन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पास्ट ईयर पेपर। पास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे नेट पे। पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं, और दूसरी बात आपको एक ओरिएंटेशन मिलता है कि ओके इस चैप्टर से ऐसे ऐसे पूछा गया है। इवन जो अप्लाइड कॉन्सेप्ट या लॉजिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, यू गेट एन आइडिया कि ठीक है मुझे ये कॉन्सेप्ट का ये लॉजिक ऐसे अप्लाई करना है। तो इसलिए पास्ट ईयर पेपर अटेम्प्ट करना, सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि NCERT पढ़ने का भी एक तरीका होता है। कई लोग सजेस्ट करते हैं कि बस रटते जाओ, पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, 12 बार पढ़ लो। नहीं, NCERT का देखो, टेक्स्ट तो सारे बच्चे पढ़ते हैं, है ना। NCERT तो ऐसी चीज़ है कि सबसे पहले सब उठाते हैं, बट आपको एक एज लेना है बाकियों से, तो वो आप कैसे लोगे? NCERT में ही कुछ खास बातें हैं जिस पे बहुत लोग ध्यान नहीं देते, पर देना चाहिए। सबसे पहली बात, आप देखोगे कि बहुत सारे सेक्शंस में पहले आपको एक साइंटिस्ट की पिक्चर मिलेगी और उसके बारे में कुछ लिखी हुई चीज़ें मिलेंगी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं। क्यों? साइंटिस्ट का वो है तो क्या करेंगे, बट मैं आपको बता दूं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। साइंटिस्ट का नाम, उसने क्या डिस्कवरी की, क्या टर्म कॉइन किया, कुछ भी,
जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है यहाँ से दैट कैन कम एज MCQ। ऑल्दो ये मैंने आपको बस सैम्पल के लिए दिखाया था, बट मैं खुद देख पा रही हूँ यहाँ पे कि एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स बाय कैथरीन, तो और डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ये मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। इसलिए जो भी साइंटिस्ट का पेज आपके हर यूनिट के पहले दिया हुआ है, प्लीज़ गो थ्रू दैट। दूसरी चीज़ जो NCERT में ध्यान देनी ज़रूरी है वो है समरी। कई बार ऐसी चीज़ें लिखी हो जाती हैं समरी में जो चैप्टर में नहीं लिखी होती। आप खुद सोचो, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बड़ा है, रेस्पिरेटरी इतना सारा पॉइंट्स है, उसको NCERT ने बस एक पैराग्राफ में समराइज कर दिया। बहुत सारे की पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम मिस कर जाते हैं, जो चैप्टर में नहीं दिए हुए और वो समरी में दिए हैं, और वो सीधा क्वेश्चन आता है एंड यू एंड अप लूजिंग योर मार्क्स। ठीक है, तो साइंटिस्ट का नाम, समरी, ये चीज़ें आपको पढ़नी है NCERT से। एक और चीज़, NCERT में टेबल्स कम दिए हुए हैं। मोस्टली एक डिस्क्रिप्टिव बुक है, डिस्क्रिप्शंस पैराग्राफ्स हैं, टेबल्स कम दिए हैं, फ्लो चार्ट्स कम दिए हैं। तभी जहाँ भी टेबल्स एंड फ्लो चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बहुत थरली करो उसको। तो ये टेबल जो मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, ये टेबल जिस भी चैप्टर में हो, कोई भी टेबल, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। दूसरी बात आ गई डायग्राम की। हर डायग्राम इंपॉर्टेंट है NCERT में। NCERT में बहुत सारे डायग्राम्स दिए हुए हैं, हर चैप्टर का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पर डायग्राम के साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है डायग्राम की लेबलिंग। क्या? डायग्राम की लेबलिंग। क्योंकि डायग्राम तो आपको याद आएगा कि चलो ठीक है, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का डायग्राम है, बट जहाँ वो एक एरो बना के दे देगा और ABCD ऑप्शन दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको मार्किंग्स याद रखनी, डायग्राम के साथ डायग्राम की लेबलिंग। तो कौन सी 4 चीज़ें मैंने आपको बताई कि NCERT में पढ़नी ज़रूरी है? साइंटिस्ट, समरी, फ्लो चार्ट एंड डायग्राम्स। तो NCERT के टेक्स्ट के साथ इन इंट्रिकेट डिटेल्स को आप खुद अच्छे से करना, और आप खुद डिफरेंस नोटिस करोगे अपने में। एक और चीज़, मैंने आपको सबको कहा कि सबके पास लेटेस्ट एडिशन ऑफ NCERT होनी चाहिए। वो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें एक आपको QR कोड बना हुआ मिलेगा। ठीक है, ऐसा कोड जिसको QR कोड कहते हैं, और हर चैप्टर के पहले ये कोड बना होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करना है, QR स्कैनर ऐप, और आपको ये QR कोड स्कैन करना है। ये आपको एक वेबसाइट पे लेके जाएगी एंड उसमें चैप्टर वाइज डेटा दिया हुआ है, फ्लो चार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ पैराग्राफ में कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं। जो भी चीज़ें दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट वो कई बार सीधे वहाँ से उठ के क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, आप सब डाउनलोड करोगे NCERT की एग्जाम्पलर। NCERT एग्जाम्पलर डाउनलोड करना सबको ज़रूरी है। ये भी आपको, जो भी ये बता रही हूँ, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है और नेट पे बहुत आसानी से मिल जाएंगी। NCERT एग्जाम्पलर आपको डाउनलोड करनी ज़रूरी है। उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर के काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस है, ऑल्सो वेरी शॉर्ट नोट एंड शॉर्ट आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर्स भी हैं। तो ये आपको नीट के लिए हेल्प तो करेगा ही, साथ में आपके बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो NCERT के साथ साथ NCERT का QR कोड एंड NCERT का एग्जाम्पलर आपको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आई बात कि आउट ऑफ NCERT क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, अराउंड 90 to 92% जो है वो आप बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर लोगे अगर आपने NCERT स्मार्टली, माइंड माई वर्ड्स, अगर आपने NCERT स्मार्टली पढ़ी है, लॉजिक समझा है उसका। तो बाकी जो 8% है उसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। वी विल गाइड यू कि आउट ऑफ NCERT कौन कौन से टॉपिक्स हैं और क्या क्या आ जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दूँ कि आप बहुत सारी बायो की बुक्स पढ़ लो, तो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन फॉर यू। वो बॉयल डाउन करना ज़रूरी है कि कौन से बुक से कौन सा चैप्टर कितनी हद तक पढ़ना है। एक ये एनालिसिस है जो मैंने किया है, प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस, अराउंड 10 ईयर्स के मैंने पेपर्स देखे, फिर मैंने देखा कि अप्रॉक्सीमेटली 64% ऑफ क्वेश्चंस, यानी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं आपके, वो इजी कैटेगरी के होते हैं, यानी वो हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है। कई बार होता है कि बच्चे लास्ट में डिसाइड करते हैं कि चलो इस बार ऐसे ही मज़े के लिए एग्जाम देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, तो वो बच्चा भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देगा। बट डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस यहाँ आता है, 29% एंड 7%। एवरेज क्वेश्चंस और उससे भी ज़्यादा डिफरेंस आता है डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। ठीक है, डॉक्टर टाइटल तो आपको मिल जाएगा, बट अगर एम्स चाहिए तो आपको इस पे मास्टरी करनी है।
ठीक है। ये डिफ़िकल्ट, ये जो 7% डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इस पे मास्टरी करनी है। सो दैट इज़ अबाउट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कि आप NCERT पढ़ोगे तो 90 क्वेश्चंस, 92 क्वेश्चंस पहले आप आराम से कर लोगे। एंड मेरा कहना है कि बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो, पहले 100 एम करने से पहले 90 to 90% अपने हाथ में लो, और उसके बाद मिलकर हम ग्रेजुअली मेहनत करेंगे बाकी 8% के लिए। एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि 11th से थोड़ा सा ज़्यादा उनका ओरिएंटेशन है क्वेश्चंस देने का एज़ कम्पेयर टू क्लास 12th, और बॉटनी से थोड़ा सा ज़्यादा ओरिएंटेशन है दैन कम्पेयर टू जूलॉजी। सबसे लास्ट में मैं कुछ आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स देना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे चीज़, ऑल्दो मैंने उसको वो लास्ट में लिखा है, बट एक चीज़ जो मैं दिल से बिलीव करती हूँ, दैट इज़ एक्सटेंसिव कंसिस्टेंट रिविजन। ये मैंने भी बहुत सुना था अपने टीचर से जब मैं नीट का एग्ज़ाम दे रही थी, ऑल्दो हमारे टाइम में वो AIPMT होता था। AIPMT प्री और मेंस के टाइम में मैंने भी बहुत सुना था कि कंसिस्टेंट रहो, रिवाइज़ करो, बट इसकी इम्पॉर्टेंस मैंने तब समझी जब मैं नीट PG MDS का एग्ज़ाम दे रही थी। तब मुझे समझ आया कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंट रिविजन। कंसिस्टेंसी वो है बेटा कि ये मतलब नहीं है कि आज मुझे जोश आया तो मैंने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर मैं 2 दिन सोया, फिर मैं तीसरे दिन जागा। नहीं, कंसिस्टेंसी इज़ कि आप रोज़ पढ़ाई करो, भले 3 घंटे पढ़ाई करो, 4 घंटे पढ़ाई करो, बट आप रोज़ पढ़ाई करो। एंड रिविजन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। रिविजन ही आपको डिफ्रेंशिएट करेगा एक नॉर्मल बच्चे जिसकी तैयारी नहीं है उससे। तो रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी बार रिवाइज कर सकते हो पढ़ा हुआ, जितनी बार उतना कम है, ठीक है। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। अभी तो आप नॉर्मली अगर अभी भी आप मॉक टेस्ट दोगे तो ठीक है, मुझे देना है, मैं दूंगा बैठकर, आप अटेम्प्ट करोगे, बट एग्ज़ाम हॉल में वो एग्ज़ाम प्रेशर के साथ आंसर्स रिकॉल करना, वहाँ पे आती है आपकी रिविजन की इम्पोर्टेंस। सो कंसिस्टेंट एंड एक्सटेंसिव रिविजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तो आप अगर दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो अभी, तो 2 घंटा साइड हटा दो रिवीजन के लिए। रोज़ का रोज़ रिवाइज करोगे तो अच्छा होगा, और रोज़ का रोज़ रिवाइज करने के साथ हर 3 दिन, हर 3 डेज, एवरी 3 डेज यू रिवाइज जो आपने 3 दिन में पढ़ा, ठीक है। जैसे आज पढ़ा, आज का रिवाइज कर लिया, फिर 3 दिन के बाद जो 3 दिन में पढ़ा वो इकट्ठा रिवाइज कर लिया। आप ऐसे रिवाइज करके देखो, आपको कभी नहीं भूलेगा जो आपने याद किया है। उसके बाद मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे सॉरी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे पता है आप सब इतने बड़े हो कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ बहुत अच्छे से पता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट में कोई लेक्चर नहीं दूंगी आपको, आप खुद बहुत स्मार्ट हो। नोइंग एग्जैक्ट सिलेबस, एज आई टोल्ड यू, NTA के वेबसाइट से आप डाउनलोड करोगे और कहीं से कुछ भी ऑथेंटिक सिलेबस नहीं मिलेगा आपको। NCERT टेक्स्ट बुक, शॉर्ट हैंडमेड नोट्स, आप कहीं भी पढ़ाई करते हो, चाहे आपको नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में मिले, PDF के फॉर्म में मिले, या कैसे भी मिले, बुक्स के फॉर्म में मिले, हमेशा अपने नोट्स बनाना, यू विल फाइंड अ डिफरेंस। पहले लिया आपने नोट्स बनाया, फिर दूसरी बार जब आपने उसको रिवाइज किया तो आपको लगा कि हाँ इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, फिर मैं उसको शॉर्ट करूँगा। करते 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 आपको बिल्कुल एक कंसाइज आपके पास हर चैप्टर का नोट्स हो जाएगा। हैंड रिटन नोट्स की मैं आपको खासियत बताऊँ कि सबसे पहले तो जब आप उसको लिखते हो तो आपको 10% तो रिटेन उस टाइम हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है फोटोग्राफिक मेमोरी। एक टर्म पता नहीं आपने सुनी होगी या नहीं, बट द टर्म इज़ फोटोग्राफिक मेमोरी। वो क्या होती है कि जब आप एग्जाम में बैठते हो और आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है ना, तो आपको पता है जब आप आंखें बंद करके आंसर याद करो ना तो पूरा आपको वो चमक जाएगा कि अच्छा ये मैंने इस पेज के इस पैराग्राफ में इस कलर के पेन से अंडरलाइन किया था। दैट इज़ कॉल्ड एज फोटोग्राफिक मेमोरी, और वो आपको तभी आएगी जब नोट्स आपके खुद के सेल्फ रिटन हैंड रिटन नोट्स होंगे। तो ये सारा पॉइंट्स है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जिसमें कि मैंने कहा सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ एक्सटेंसिव कंसिस्टेंट रिविजन। प्लीज़ जितनी बार रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करना। फाइनली एंड करने से पहले एक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जो हमें हमारे कॉलेज में बोलते थे, और आई फील कि जो मिस्टेक अभी शायद आप कर रहे होगे, क्योंकि वो बहुत नेचुरल मिस्टेक है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका सिलेबस ख़त्म हो गया होगा, अभी रिवीजन भी शायद हो चुकी होगी, एंड आप सोच रहे होगे कि अच्छा अब मैंने ये कर लिया तो अब ना मैं ये वाली बुक कर लेता हूँ, इसको ख़त्म कर लेती हूँ, मैं इसको कर लेती हूँ 3 बार। प्लीज़ ये गलती कभी मत करना।
नो योर लिमिट्स, ठीक है। एक चीज़ को 10 बार रिवाइज करना इज़ मच बेटर देन इस टाइम पर एक नया मटेरियल लेकर उसको पढ़ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट लिमिट्स फॉर योर सेल्फ। आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इधर उधर मत घूमो अभी कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, बिल्कुल नहीं। स्टिक टू योर लिमिट्स, ऑलवेज नो योर लिमिट्स। सो अ गुड सर्जन नोज हाउ टू ऑपरेट, a better surgeon knows when to operate, but the best surgeon knows when not to operate. So know your limits. With this I would like to sign off. जल्दी मिलेंगे एक brand new session और एक brand new topic के साथ. Thank you so much.